Assalamualaikum guys, welcome back to People's Podcast Pakistan. As usual, it's me Abdullah Ali Khan. Abdullah Ali Khan, क्या हाल है? फिट फाट ब्रो, क्या हाल चाल है आपके? या किसी दिन तू भी इंट्रो कर ले अब्दुल्ला। तो आज ये मैं कर सोच, लेता हूँ यार। चलो। वेलकम टू पीपल्स पॉडकास्ट पाकिस्तान। हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था बुक 6 और 7, राइट। हमने एनालॉजी ऑफ द डिवाइडेड लाइन को डिस्कस किया था। हमने वो आप एनालॉजी दी थी वो शिप ऑनर की, सेलर्स की, और उसके अलावा अलावा हमने एलिगेरी ऑफ द केव की बात की थी। फिर भी स्टॉप राइट अप टिल बुक 8, और हमने बुक 8 और 9 और 10 हमने रैप अप करना है बेसिकली रिपब्लिक यहाँ पे। तो बेसिकली बुक 8 में डीजनरेट regimes की बात करता है सॉक्रेटिस कि हाउ अ स्टेट डीजनरेट्स इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस एंड टाइप्स ऑफ स्टेट्स। तो विल गेट ऑन विद दैट, और एंड पे हम लोग डिस्कस करेंगे ओवरऑल थीम्स जो जिस रिपब्लिक में बताया गया एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, यस, जैसे कि तूने अभी ऑलरेडी बता चुका है कि बुक नंबर 8 में ही डिस्कसेस अनजस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस। अब एक तो ऑलरेडी हमें पता है कि एरिस्टोक्रेसी के बारे में वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है प्रीवियस बुक्स में। और जिस वक्त में सोक्रेटिस था और ये डायलॉग चल रहा था, उस वक्त भी एरिस्टोक्रेसी थी एथेंस के अंदर। डू यू एग्री और नो? और जैसे कि एरिस्टोक्रेसी इज बेसिकली व्हेन द ऑफिसेज और या फिर गवर्नमेंट पोजीशंस आर हेल्ड बाय चिल्ड्रन फ्रॉम नोबल मैन, या नोबल मैन या उनके जो बच्चे हैं वो पावरफुल ऑफिसेस या पोजीशंस को के ऊपर बैठे हों, तो उसको एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम एरिस्टोक्रेसी, सोक्रेटिस tries to tell four different types of unjust constitutions। और बेसिकली ये जो सारी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, दे आर बेसिकली, आप ये कह लो कि these are like this is like a cycle कि किस तरह एक कॉन्स्टिट्यूशन से एक सिटी ब्रेक डाउन होकर दूसरी में जाता है, फिर दूसरी से तीसरी में, तीसरी से फिर द लास्ट वन विच इज टायरनी। तो पहले जो थी आफ्टर अरिस्टोक्रेसी इज टीमोक्रेसी। टीमोक्रेसी इज गवर्नमेंट विच इज आफ्टर आफ्टर द रूल ऑफ फिलोसोफर किंग, क्योंकि उसने फिलोसफर टॉप पे रखा है के। फिलोसोफर किंग। और अगर एजुकेशन वीकन होगी ना, तो फिर वो डेमोक्रेसी, मतलब असल में डिजनरेट हो ही रही, इसलिए रही है क्योंकि एजुकेशन फ्लॉड हो रही है और वीकन हो रही है। Yes, so basically, Socrates क्या ये कहता है कि as the cities are populated by men, are made by men, cities भी degenerate हो सकते हैं वक्त के साथ साथ। अगर philosophers king होंगे, philosophers king are still driven by their fallible consciousness, या फिर आप कह लो fallible spirit, तो वो भी वक्त के साथ साथ कुछ ना कुछ गलत फैसले कर सकते हैं इन चूजिंग दियर नेक्स्ट रूलर। और इसी तरह इस प्रोसेस में कोई ना कोई एक करप्ट रूलर या एक ऐसा, आप कह लो कि एक ऐसा रूलर अपॉइंट हो सकता है जो जो कि अपनी उस पोजीशन के लिए सही तरीके से ना हो, मतलब कि ही इज़ नॉट कैपेबल ऑफ रूलिंग। तो so the first unjust constitution is democracy, which is when the city is ruled by a man who is driven by honor. Honor in this case is, you can say, uh, honor is loving glory या privilege, या फिर आप कह सकते हो इसलिए इट्स लविंग ट्रिब्यूट। इट्स नॉट इट्स जस्ट अ डेफिनेशन ऑफ ऑनर। उसके बाद डेमोक्रेसी से जो है सोसाइटी वो डिजेनरेट होकी जाती है ओलिगार्की की तरफ। ओलिगार्की इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर resides in hand of few powerful people। जैसे कि आजकल के मॉडर्न कंट्रीज़ में, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में ओलिगार्की है। तो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी के फेस में ओलिगार्की चल रही है। और इट इज़ रूल्ड बाय मैन हु आर ड्रिवन बाय देयर नेसेसरी एपिटाइट्स। ओलिगार्की से फिर डीजेनरेट हो की सोसाइटी चली जाती है डेमोक्रेसी के अंदर, इन विच सिटी इज़ रूल्ड बाय मैन हु आर ड्रिवन बाय अननेसेसरी एपिटाइट्स। हमने एपिटाइट्स भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एपिटाइट्स क्या होती हैं। There are two types of appetites, if you know, necessary or unnecessary. Necessary appetites are like the appetite for survival की एक पहला अब एसेंस कह लो कि इंसान के अंदर जो पहला एसेंस होता है सर्वाइवल का, जैसे कि टू क्वेंच हिज थर्स्ट, अपनी प्यास मिटाना, अपनी भूख मिटाना, कपड़ा, रोटी, मकान। These are like our necessary appetites। Unnecessary appetites are all the luxurious things, जैसे कि यू कैन से आजकल के इस दौर में महंगा फ़ोन, इट्स लाइक अ
अननेसेसरी एपिटाइट, ठीक है। सो फिर डेमोक्रेसी से एक जो सिटी है वो डिजनरेट होकर चला जाता है टायरनी में, और टायरनी में इट इज़ द सिटी इज़ रूल्ड बाय अ मैन हु इज़ ड्रिवन बाय अनलॉफुल एपिटाइट। तो बेसिकली वही, जैसे कि मैं भी आपको ऑलरेडी बता रहा था कि सिटीज़ वक्त के साथ साथ डिजनरेट होते हैं। और बिकॉज मैं अभी जैसे कि बता चुका हूँ कि जो रूलर्स होते हैं वो दे आर लेड बाय देयर फैलिबल परसेप्शन, और अपने वो नेक्स्ट रूलर चूज़ करने में अब कोई ना कोई गलती कर सकते हैं, और इसी में करप्ट रूलर्स भी अपॉइंट हो सकते हैं। और दीज जो रूलर्स हैं, दे विल फोक दीज टाइप ऑफ रूलर्स, दे फोकस ऑन accumulating their own private wealth, they focus on money rather than their people। और जो गुड लोग हैं और जो इसी वक्त में जो अच्छे लोग होंगे, दे आर जस्ट ट्राइंग टू प्रिजर्व द ओल्ड ऑर्डर। Or after some battling between these two factions results in the constitution, which is rather just a compromise, which is known as democracy। Democracy, जैसे कि मैं already बता चुका हूँ, uh, is the constitution run by a man who is driven by his honor। So do you want to add anything over here, Abdullah, or do you want me to break it down further? Um, yeah, are you getting to how these different types of states or constitutions refer to a corresponding man? Yep। क्योंकि लाइक एक लेवल पे एक स्टेट पॉलिटिकल लेवल पे एक एक टाइप ऑफ जस्टिस एंड जस्टिस का कॉन्सेप्ट बता रहा है, और उसी की कॉरस्पॉन्डिंग एक इंडिविजुअल लेवल पे वो एक आदमी बता रहा है कि हाउ दिस मैन, जो कि एक लीडर है इस डेमोक्रेसी का या इस डेमोक्रेसी का या ओलिगार्की का, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज ही एंड व्हाई डिड ही बिकम दैट। तो शुड आई एक्सप्लेन दैट और आर यू गोना एक्सप्लेन दैट? यस, सो मैं बेसिकली अभी एक्सप्लेन करूँगा कि फिलोसफर किंग के रूल से कैसे एक रूलर है या फिर जो एक सोसाइटी है, इट विल गो टूवर्ड्स डेमोक्रेसी। सो व्हाट सोक्रेटिस सेज ओवर हियर इज दैट जैसे कि रूलर्स कैन चूज बैड रूलर्स बाय देमसेल्व्स एज वेल। तो द प्रॉब्लम इज दैट व्हाइल दिस हैपेंस, ये हो सकता है कि डेमोक्रेसी की तरफ एक सोसाइटी इस तरह जाएगी कि रूलर्स जो हैं, to satisfy their own needs, they will distribute the land uh, among themselves, ठीक है। और इसी प्रोसेस में दे विल enslave the प्रोड्यूसर जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर सकें, दे आर इंडस्ट्रियलिस्ट और फार्मर्स। और वो अपनी सारी जो एनर्जीज हैं, दे विल फोकस देयर एनर्जीज ऑन वेजिंग वॉर्स और गार्डिंग themselves against the enslaved producers। अब जो रूलर्स हैं वो फिर भी उनकी रिस्पेक्ट की जाएगी, मगर जो रूलर्स हैं वो फार्मिंग वगैरह में uh, हिस्सा नहीं लेंगे। दे विल जस्ट टेक they will focus their energies in physical training and preparing for war। अब इसी सब में जो rulers हैं, they will not appoint someone who is we call who is a wise man, but they will appoint a man who is just driven by honor। honor किस तरह मिलता है? honor is basically when you defeat enemies, you get victory, people worship you, this is how you get honor। और वो इस तरह के स्पेसिफिक बंदे को चूज करेंगे who will lead the city into wars, and then the city will be victorious among different type of wars। और इसी तरह लोगों को बिजी रखा जाएगा in the state of democracy। अब also मतलब कि जो मेन पर्पस होगा, it will be the desire for money, but at the same time जो रूलर होगा, his love for victory and honor will be much more predominant। am I right or no? uh, या the दिस रूलर इस जो रूलर है इस वक्त जिसकी बात हो रही है, ही विल बी पर्टिकुलरली आप कह लो कि रूल्ड बाय स्पिरिट। स्पिरिट का जो एलिमेंट था, हमने हमने ऑलरेडी डिस्कस थ्री किया था पार्ट्स ऑफ द सोल, या कि थ्री पार्ट्स ऑफ सोल्स हैं। एक स्पिरिट होता है, और एक होता है मेडिटेटिव होता रीज़न। है, एक रैशनल होता है। हाँ, और एक साथ में फिर वही। तो सोक्रेटिस यहाँ एक्सप्लेन करता है कि ये जो रूलर होगा, ही वुड बी बेसिकली, ही कुड बी अ सन ऑफ एन एरिस्टोक्रेट। और उसका जो पाप होगा, ही वुड इनकरेज हिज द पार्ट ऑफ हिज सोल विच इज़, आप ये कह लो रैशनल पार्ट ऑफ सोल को इनकरेज करेगा। मगर ये जो बेटा होगा, ही वुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज बैड मदर और सर्वेंट्स, और हु वुड पुल हिम टूवर्ड्स द लव ऑफ मनी। और इसी सब में he would end up becoming a proud and honor loving man। तो यस, सो अब वही आगे, अब ये जो डेमोक्रेसी है, इट वुड हाउ इट degenerates into oligarchy, we will just discuss this now that now। so as the love as जैसे कि ये सब डेमोक्रेसी चल रही है, जो रूलिंग क्लास है उसमें पैसे की हवस
और पैसे की जो लालच या हवस वो बढ़ती जाएगी, ठीक है? और द प्रॉब्लम इज़ दैट मनी विल बी अबव सर्टेन लाइक अ, कि जिसके पास सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा पैसा होगा सिर्फ़ उसी को रूलिंग क्लास में एक तरह का ऐड किया जाएगा, बाकी जिसके पास पैसा नहीं होगा उसको रूलिंग क्लास से निकाल दिया जाएगा। अब डूइंग दिस सिटी के अंदर मतलब कि 5 किस्म के फ्लॉज़ आ जाएँगे जिसको सोक्रेटिस ने बेसिकली हाइलाइट किया है। सो फर्स्ट जो फ्लॉ ये है कि अब जैसे-जैसे ये सिटी डीजेनरेट हो रहा है टुवर्ड्स आप कह लो ओलिगार्की, सिटी विल बी रूल्ड बाय पीपल हू आर नॉट फिट टू रूल। अब जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जस्टिस क्या थी? जस्टिस ये थी कि सब लोग वही काम करें जो कि उनके लिए एप्रोप्रिएट है, प्रिंसिपल ऑफ जो उनके लिए स्पेशलाइजेशन। सूटेबल है। यस, अब यहाँ प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन एक तरह का टूटता हुआ नज़र आना शुरू हो जाएगा। पीपल हु आर नॉट फिट टू रूल दे स्टार्ट टू रूल, ठीक है? अब जो सिटीज़ के अंदर 2 किस्म की अब इसी शहर के अंदर 2 शहर बन जाएँगे। एक शहर बन जाएगा अमीरों के लिए और एक शहर बन जाएगा गरीबों के लिए। अब ये जो दोनों फैक्शंस हैं, इन दोनों के बीच में जंगें होंगी, झगड़े होंगे, रिवॉल्ट्स होंगे, ठीक है? और इन दोनों फैक्शंस का कोई एक कॉमन एम नहीं होगा। अब इस तरह का जो शहर होगा वो कोई जंग भी नहीं लड़ सकता बिकॉज़ in order to wage war against another city or in order to defend itself रूलर्स को अपने कॉमन सिटीजन्स को हथियार देने पड़ेंगे। मगर ये जो रूलर्स हैं ये दे विल नॉट गिव weapons to their ordinary people because they fear that these people will revolt against them। तो ये अपने कॉमन पीपल को भी वेपन्स नहीं देंगे जिसकी वजह से ना ये लोग लड़ सकते हैं ना डिफेंड कर सकते हैं अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ यू कैन से एक्सटर्नल थ्रेट, ठीक है? और जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया फर्स्ट पॉइंट में, दिस सिटी हैज़ नो प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है? और इन जो रूलर्स का जो आप कह लो इनका जो मेन पर्पस होगा इट्स ओनली मेकिंग मनी, ठीक है? और what they in doing this what they will do is that the society starts to corrupt। जैसे कि रूलर्स का जो मेन पर्पस है वो पैसा बन जाएगा। uh, एक सिटी के अंदर एक नया तरह का ईवल आ जाता है विच सोक्रेटिस कॉल्स यू कैन से एज ड्रोन्स, ठीक है? ड्रोन्स, दीज पीपल आर बेसिकली देयर टू टाइप्स ऑफ पीपल विच आर beggars and criminals। beggars जो हैं वो तो harmless हैं मगर criminals are dangerous in as the society degenerates from you can say democracy towards oligarchy। अब ये faction भी society के अंदर आ गया है जो कि which is beggars and criminals। so अब जैसे कि अब दिस ओलिगार्की इज़ फिनिशिंग इनटू डेमोक्रेसी। अब प्रॉब्लम ये क्या हो रहा है कि जैसे अब ये सोसाइटी करप्ट से करप्ट होती जा रही है, इन सोसाइटी के रूलर्स के अंदर पैसे की हवस बढ़ती जाएगी। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग दे विल स्टार्ट लेंडिंग मनी टू वन अनदर और ये दे विल स्टार्ट लेंडिंग मनी टू कॉमन पीपल ऑन हाई इंटरेस्ट, ठीक है? अब इससे क्या होगा कि पूरे सिटी के अंदर हर पे बहुत बुरी किस्म की पॉवर्टी फैल जाएगी और जो जो गरीब इंसान होगा वो गरीब से गरीब होता जाएगा, कर्ज़े के नीचे डूब-डूब के। और अमीर है वो अमीर से अमीरतर होता जाएगा, जैसे कि आज हमारे आजकल के दौर में भी एग्ज़ाम्पल मिल रही है। अब इसी दौरान जो गरीब लोग होंगे दे विल स्टार्ट हेटिंग द वेल्दी पीपल और वो एक रिवॉल्ट प्लान करना शुरू कर देंगे टू अटैक ऑन द रिच पीपल, ठीक है? अब जो रिच पीपल हैं दे विल कीप ऑन इग्नोरिंग द पुअर इन द सिटी और वो लोग इस तरह एक्ट करेंगे जैसे कि सिटी के अंदर कुछ हो ही नहीं रहा। और फाइनली पुअर पीपल जो हैं दे विल स्टर अप अ रिवॉल्ट अगेंस्ट द रिच पीपल व्हिच इज़ इंस्टिगेटेड बाय दीज़ ड्रोन्स। ड्रोन्स में कौन है? हमारे बेगर्स बैगर्स और और क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स, ठीक है? अब इस रिवॉल्ट के बाद एक नई कॉन्स्टिट्यूशन बनती है, ठीक है? इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन पर्पस होगा इट वुड बी फ्रीडम बिकॉज़ इससे जो पिछली ओलिगार्की थी उसमें फ्रीडम नहीं थी, इसका जो पर्पस होगा वो फ्रीडम होगा। तो इस फ्रीडम के चक्कर में क्या होगा, ये जो पावर है इट विल अगेन गो इनटू द हैंड्स ऑफ, अगेन कह रहा हूँ बट इट वुड स्टार्ट गोइंग इनटू द हैंड्स ऑफ दीज़ ड्रोन्स पर्टिकुलरली क्रिमिनल्स, ठीक है? अब क्रिमिनल्स के हाथ में पावर डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगी और हर किसी को फ्रीडम के नाम पे आप कह लो कि जो बंदा रूल करने के लिए प्रॉपर्ली फिट भी नहीं है उसको भी डिफरेंट किस्म के ऑफिसेज दे दिए जाएंगे। अगेन यहाँ पे और प्रिंसिपल स्पेशलाइजेशन नहीं होगी। वो और बल्कि पहले तो तबाह हो रही थी अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी यहाँ हम्म। विद दिस, ठीक है?
अब लार्ज जो स्टेट है वो डी जनरेशन की, वो स्टेट एंट्रोजे की उसके अंदर, तो टायरनी tyranny. के अंदर। अब वो हम डिस्कस करते हैं वो किस तरह होती है, ठीक है। अब जैसे जैसे डिज़ायर जो है फ्रीडम की, वो बढ़ती जाएगी डेमोक्रेसी के अंदर, it would we can say ignore the necessary part या फिर necessary parts of proper living in the city। जो ड्रोन्स हैं वो फिर से प्रॉब्लम इंस्टिगेट करेंगे ड्रोन्स में, पर्टिकुलरली क्रिमिनल्स, ठीक है। और दे वुड एंड अप बीइंग बिकम द डोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर्स, जैसे कि हमारे भी आजकल दौर में हो रहा है। जो जो ड्रोन्स है, जो क्रिमिनल्स है, दे वुड एंड अप बिकमिंग द डोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर्स इन द सिटी, ठीक है। अब इसी के दौरान सिटी के अंदर दो क्लासेस बन गई हैं, ठीक है। अब जो पीपल हु वर ऑलरेडी लाइक हु वर नेचुरली ऑर्गेनाइज्ड, उनमें जो है वो वेल्दी पीपल आ जाएंगे, और दूसरा वो लोग जो अपने अपने डे टू डे काम करते हैं और पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेते। अब जो ये जो ड्रोन्स है, क्रिमिनल्स हैं, दे विल स्टार्ट टू इंस्टिगेट वन क्लास अगेंस्ट अनदर क्लास, ठीक है। दे विल कन्विंस द पुअर पीपल लाइक के जो रिच पीपल हैं वो ओलिगार्क्स हैं, एंड यू शुड रिवॉल्ट अगेंस्ट देम एज वी डिड इन ओलिगार्की। और वो ये कहेंगे कि दीज पीपल आर अगेन ट्राइंग टू स्नैच योर फ्रीडम, जैसे कि पहला हो चुका है। इन इन रिस्पॉन्स टू दिस आप ये कह लो कि जो जो रिच लोग होंगे, दे वुड ट्राई टू लिमिट द पुअर पीपल, which would again resemble the oligarchy like previously, ठीक है। और फिर इन रिटर्न क्या होगा, पुअर पीपल विल अगेन अटैक रिच पीपल, एंड दिस वुड रिजल्ट इन अ रिवॉल्ट वंस अगेन। अब इस रिवॉल्ट का जो लीडर था, who was predominantly a drone, which can be a criminal, he would end up becoming a tyrant, और ठीक है। और रिवॉल्ट के बाद उसने वो सारे अच्छे लोगों को अपनी स्टेट के अंदर मार देगा, और ही वुड किल एनी, और हर किसी को एनस्लेव कर देगा, who would try to rise against, or who would try to take his lavish lifestyle from him। अब बुक नंबर 9 जो है उसमें बाकायदा सोक्रेटिस ने इस टायरेंट की साइकोलॉजी को डिस्कस किया है। सो आई कोरस्पॉन्डिंग वुड, मैन का बताया उसने। वही ना, और ये बताया कि व्हाट ड्राइव्स द मोटिव ऑफ दिस टायरेंट मैन। सो अब ये कह रहे हैं कि जो टायरेंट है, ही वुड continuously wage war on neighboring cities just to distract his people about what is happening inside the city, ठीक है। और ये कह लो कि ही आर एंड बेसिकली ये होगा कि जो बाकी के ड्रोन्स होंगे सिटी में, विच ही वुड मेक देम as his bodyguards to protect him from another revolt, because he was a leader of a revolt in the first place। क्योंकि जो उसको पता ही है कि रिवॉल्ट होता किस तरह, he would try to safeguard himself from a revolt, so he would basically hire these drones as his bodyguards। So if you want to get into the psychology of a tyrant, do you want to get Abdullah or no, or do you want me to carry on? यार, yeah, sure. I'll try to briefly discuss the corresponding man. Basically, a tyrant. It's like a tyrant is a democrat's son, or democrat जो पहले he was ruled by his necessary appetites. जो जो टायरेंट है ना, जो डेमोक्रेट का बेटा, ही इज ऑल्सो रूल्ड बाय हिज अननेसेसरी डिजायर्स, और ही इज रूल्ड बाय हिज लॉलेस डिजायर्स, और उसका लेविश लाइफस्टाइल होगा, और he'll basically when he'll be unable to satisfy his lavish desires from his money, तो वो बोरोइंग करेगा, वो चोरियां करेगा, वो वाइसेस की तरफ जाएगा, इनजस्टिस की तरफ जाएगा, और हर तरह के वो क्राइम्स करेगा टू टू काइंड ऑफ सेटिएट हिज नीड्स फॉर to kind of maintain his lavish lifestyle, or he will also commit murders and all of that. And it's just like this need to do great evil to satisfy oneself, ये आपकी human nature का part है. It's kind of a subconscious feeling, जो सोक्रेटिस कहता है कि आपके नाइटमेयर्स जो होते हैं, बेसिकली दे आर ड्रिवन फ्रॉम दिस पार्ट, जो कि आपकी ईविल होती है, ह्यूमन नेचर का पार्ट. लेकिन ये जो टायरेंट होगा ना, वो उसको ना सिर्फ ख्वाब में रियलाइज करेगा इन द फॉर्म ऑफ नाइटमेयर्स, बट ही Hmm. ऑल्सो लेट दैट ओवरकम हिज रैशनल पार्ट, कि वो जो उसका ईविल पार्ट है ना, उसकी ह्यूमन नेचर का, वो रूल करेगा वट एवर इट डज, वेकिंग एज वेल, नॉट नॉट ओनली स्लीपिंग. तो ये जो बंदा, ये कॉन्स्टेंटली फेयर में रहेगा, उसने इतने लोगों से कर्जे लिए हैं, इतने उसने लोगों का खून किया है, उसने इतने क्राइम्स किए हैं टू सम हाउ मेंटेन हिज लेविश लाइफ स्टाइल. He'll always live in fear.
he'll live miserably क्योंकि he is obviously always in fear for his life and the lives of his family members. So Socrates kind of describes how this life of a tyrant who is a very unjust person, unjust person, is not desirable, क्योंकि it in fact is a very miserable lifestyle. It's a very miserable life. It's not at all desirable to be living as a tyrant who is always in fear of his life and all of that. तो Socrates कहता है कि this is in fact not the worst thing. What's more worse than being a private tyrant is being a tyrant in a political position. जिस तरह एक tyranny का जो ruler है ना, जिस तरह अभी उसने corresponding man की बात की कि अब how a person becomes a tyrant, डेमोक्रेट का बेटा होता है and all of that, his journey. लेकिन जब वो political position में एक tyranny का में ruler बन जाएगा ना, if that position will even be more worse than that. तो इसके बाद द थिंग इज नाउ के अब यहाँ पे तो आपको पता है कि दीज वर लाइक द फोर काइंड्स ऑफ डीजनरेशन का साइकिल था. बट व्हाट सिंबॉलिक हियर इज कि जो इंटरलॉक्यूटर्स है ना इस डिबेट के अंदर, ग्लाउकॉन, पोलीमार्कस, एडिमेंटस एंड सोक्रेटिस, ये चार जो हैं दे आर बेसिकली द कोरिस्पॉन्डिंग मैन. लाइक हमने बात की एरिस्टोक्रेट की कि उस तरह का हमने बंदा बताया था कोरिस्पॉन्डिंग मैन. एंड ओलिगार्क, ओलिगार्की को जो रूल करेगा, डेमोक्रेट जो डेमोक्रेसी में रूल करेगा, और टायरेंट जो टायनरी में रूल करेगा. ऑल ऑफ दीज मैन आर द फोर मैन इन दीज इन द डायलॉग. कैसे? क्योंकि Socrates is the philosopher king, like we all know. Because he is the one most fit to rule, he is the most virtuous, and he has the most knowledge. He is the wisest of all men, as the Oracle of Delphi said. तो वो है टॉप पे. अब उससे नीचे नीचे डिजनरेशन होएगी. अगर आपको पता है तो जब ये बुक शुरू हो रही थी रिपब्लिक, उसके पहले सीन में ग्लाउकॉन एंड सोक्रेटिस वर टुगेदर, एंड ग्लाउकॉन स्पोक फॉर सोक्रेटिस. जब पोलीमार्कस उनके पास आता है, कहता है हमारे साथ चलो, ग्लाउकॉन कहता है नहीं हमें नहीं जाना अभी, या उसके लिए बोलते ही स्पीक्स फॉर हिम, एंड ही सीम्स टू बी वेरी क्लोज टू हिम. प्लेटो का भाई होता है ग्लाउकॉन. सो इट काइंड ऑफ इट इज अ सिंबल के Glaucon, who is the ruler in a democracy, is the closest to aristocracy, or the rule of a philosopher king. तो ये दोनों बड़े क्लोज होते हैं. इसके अलावा आपको पता चलता है कि बुक 5 के एंड पे ना, एडिमेंटस, सॉरी बुक 4 के एंड पे आई थिंक सो, एडिमेंटस कहता है कि हाउ कैन रूलर्स बी हैप्पी विदाउट प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट? सोक्रेटिस ने जब कहा था कि रूलर्स को प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं देनी, वो मिथ ऑफ द मेटल्स वाली थ्योरी सारी. तो एडिमेंटस कहता है कि रूलर्स विल नॉट चूज, मतलब वो डिजायरेबल नहीं है ना कि उनके लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट ना करना. तो इससे आपको नजर आता है कि एडिमेंटस वो एक ओलिगार्किक मैन है, क्योंकि हम्म. ही लाइक्स वेल्थ. जिस तरह अभी तुमने ऊपर बताया था कि ओलिगार्किक मैन जो होता है, ही हैज द लव ऑफ वेल्थ एंड एक्यूमुलेटिंग अ लॉट ऑफ नेसेसरी एपेटाइट्स. उसी तरह ये एडिमेंटस जो है, ही इज द कोरिस्पॉन्डिंग मैन ऑफ एन ओलिगार्क. और इसके बाद लास्टली पोलीमार्कस जो है, वो बुक 1 में ये कहता है, वो कहता है जब वो लोग पेरेस में प्रे कर रहे होते हैं, सोक्रेटिस, ग्लाउकॉन, वो उनके पास आता है, सर्वेंट भेजता है, सर्वेंट को कहता है इनको बुला लो. फिर पोलीमार्कस खुद आता है. पोलीमार्कस कहता है कि सोक्रेटिस कहता है कि अगर हम तुम्हें कन्विंस कर लें, तुम हमें जाने दोगे? उस कहता है नहीं, देख रहे हो हम लोग कितने हैं, और देख लो तुम लोग कितने हो, यू जस्ट टू, जबकि हम लोग तुमसे काफ़ी ज़्यादा हैं. तो लेट्स वोट, हम यहाँ पे वोट करेंगे. पोलीमार्कस वोट करता है, वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, 6-7, उन्होंने नंबर नहीं लिखा हुआ, तो ही Just वोट्स. like democracy. That Yes, shows democracy. So that the shows democracy. symbolism here, bro, that's just very mind fucking. And obviously Plato इतने simple तो dialogue को करेगा नहीं ना, वो तो उसको बिल्कुल. symbolically ही छोड़ेगा. तो it's बिल्कुल. very surprising. और सबसे मजे की बात है, जो जो उसमें टैलेंट था, इट वाज थ्रिसिमिकिस. Yeah. because he was because he was justifying unjust life. वो कह रहा था basically unjust person has freedom to do anything he likes. और Hmm. जो लोग हैं उस स्टेट के, they have to obey him because any law made by unjust person, या फिर unjust person, it would be for their greater good. ठीक है. वो So यही कहता है ना, injustice is more profitable than justice. बेसिकली हाँ, वही. अब बुक 9 के एंड पे मज़े की बात ये है कि प्लेटो ब्रेक ब्रेक डाउन करता है थ्रेसिमिकस की आर्ग्यूमेंट को, कि किस तरह अनजस्ट पर्सन इज नॉट गुड इन द सेंस ऑफ अ जस्ट पर्सन. जस्ट पर्सन कैसे अनजस्ट पर्सन से उसकी लाइफ सुपीरियर है. तो बेसिकली आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होता है कि सोक्रेटिस ही कहता है कि जो टायरेंट है, ही लिव्स इन अ काइंड ऑफ अ प्रिजन विच इज़ मेड अप ऑफ हिज ओन फियर्स एंड आप कह लो पैशंस.
वो उन फ़ियर्स, उन पैशन से बाहर सोच ही नहीं सकता। और इसी में प्लेटो आगे एक्सप्लेन ये करता है कि हम सब का जो आप कह लो कि हम सब की जो सोल है, उसकी जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, हर डिफरेंट पार्ट का मतलब कि हर एक डिफरेंट पार्ट डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट से अपना प्लेजर पूरा करता है। जैसे कि है हमारी जो एपेटाइट है वो किस तरह पूरी होती है, एपेटाइट पूरी होती है खाने से, ठीक है। एपेटाइट हमारी एपेटाइट का जो है एपेटाइट में वो भी आ जाता है, रहने का एक पहलू भी आ जाता है जिसपे भी हमें घर की ख्वाहिश होती है, फिर कपड़े पहनने की ख्वाहिश होती है। ये सब चीज़ें खरीदी जा सकती हैं पैसे से। तो इसलिए जो हमारी एपेटाइट है इट कैन बी ओनली फिल्ड बाय मनी, ठीक है। और हमारी जो स्पिरिट है, स्पिरिट स्पिरिट का जो पार्ट है सोल का, उसकी उसको जो अपना प्लेजर मिलता है, इट गेट्स इट्स प्लेजर फ्रॉम विक्ट्रीज, या फिर इट गेट्स इट्स प्लेजर फ्रॉम ऑनर। और जो हमारा जो रीज़न है पार्ट का, स्पिरिट का जो पार्ट, हमारी जो सोल का जो पार्ट है रीज़न का, इट गेट्स इट्स प्लेजर फ्रॉम, यू कैन से, फ्रॉम द लर्निंग पार्ट, फ्रॉम द नॉलेज पार्ट। अब एक जो एक फ़िलासफ़र है, फ़िलासफ़र इज़ एज़ यू नो गवर्न्ड बाय हिज़ रीज़न। वो उसने अपनी इस लाइफ़ में ही हैड एक्सपीरियंस्ड ऑल दीज़ 3 टाइप्स ऑफ सोल्स। उसकी जो सारी जो 3 टाइप्स ऑफ सोल्स एंड दे आर प्रॉपर्ली अलाइन्ड एंड दे वर्क विद हार्मनी। और ये सारे जो पार्ट्स हैं ये एक हार्मनी में काम करते हैं, ठीक है। और एक पार्ट वो दूसरे पार्ट के ऊपर ओवर पावरफुल नहीं हो जाता, वो दूसरे पार्ट को या ओवर शेडो नहीं कर देता, या दूसरे पार्ट को दफन नहीं कर देता। जबकि जो अनजस्ट मैन होता है उसकी जो एपेटाइट होती है, वो सोल के बाकी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को भी सप्रेस कर देती है। जैसे कि रीजनिंग को भी सप्रेस कर देती है, उसकी जो स्पिरिट होगी उसको भी सप्रेस कर देगी। दैट इज़ वाई एट द एंड आप कह लो प्लेटो ये आर्गुमेंट पेश करता है, दैट इज़ वाई द फिलोसफर किंग्स आर द बेस्ट टू रूल द सिटी, बिकॉज उनकी जो तीनों पार्ट्स उस पर, उनके जो तीनों सोल के पार्ट्स इन दे आर इन हारमोनी। और सब मतलब दैट इज़ वाई उसकी जो ज़िंदगी है वो भी अच्छी गुजरेगी। दैट इज़ वाई ही इज़ एबल टू टेक जजमेंट्स वेरी गुड एंड क्विकली। और अनजस्ट पर्सन के मुकाबले में उसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी गुजरेगी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? यार, जस्टिस की डेफिनेशन ही बुक 6 या 7 में हमने ये कंक्लूड की थी। इंक्लूड नहीं, खैर हमने उसको उसकी एक वेरिएशन देखी थी कि जस्टिस इज हुँ, बेसिकली जब आपकी सोल के तीनों पार्ट्स अलाइंड होते हैं, जस्ट लाइक यू सेड। तो जस्टिस की डेफिनेशन ही उसने मतलब उस पॉइंट पे ये दी थी। तो अगर तो उसके तीनों पार्ट्स अलाइंड है, एज इन अगर उसका रैशनल पार्ट चेक में रख रहा है उसके एपिटेटिव और स्पिरिटेड पार्ट को, मतलब स्पिरिटेड एज इन द लव ऑफ ऑनर और लस्टिंग फॉर ऑनर, एंड एपिटेटिव एज इन लस्टिंग फॉर सेक्स, मनी, all of those things, all the unnecessary desires, appetites. So when the rational part keeps the other two in check, so that is when your soul is truly aligned, and that is justice. So if you have that alignment of the soul, so then you obviously will act in a just manner. So इसलिए that's, I believe, कि he presented a very good case for how justice is more profitable than injustice. But he also says second proof जो वो लाता है वो ये कहता है कि फॉर एग्जांपल आपको जो बाकी प्लेजर्स है ना, वो बेसिकली होते हैं रिलीफ फ्रॉम पेन। वो उनकी इंट्रिंसिकली उनकी पॉजिटिव फीलिंग नहीं होती, इट्स जस्ट गेटिंग अवे फ्रॉम द नेगेटिव फीलिंग फॉर अ वाइल। जैसे अगर आपको प्यास लगी है तो आपके लिए प्लेजर ये है कि आप पानी पी रहे हो, बट एक्चुअली आपको रिलीफ फ्रॉम पेन मिल रहा है। पेन इवन तो बहुत स्लाइट है, आपको प्यास लग रही है, आप उसको पेन बेशक खाओ या ना खाओ, बट आपकी प्यास को वो मिटा रहा है और वो टेम्परेरी प्लेजर है। इसी तरह कोई भी प्लेजर डिफरेंट जो आप समझते हो उसको आप एक्चुअली रिलीफ फ्रॉम पेन। बट एक फिलोसोफर का जो प्लेजर है ना, जो ट्रुथ सीकिंग है, वर्च्यू सीकिंग है, नॉलेज सीकिंग प्लेजर है उसका, ट्रुथ सीकिंग आप कह लो, तो इट्स काइंड ऑफ अ कांस्टेंट प्लेजर। लाइक वो आपको कांस्टेंट प्लेजर देगा इफ यू नो द फॉर्म ऑफ द गुड, इफ यू हैव ग्रेस्प्ड what is good, and if you have grasped the knowledge that it takes to be a philosopher, then you will have pleasure continually, temporary pleasure आपको नहीं मिलेगा। That is why Socrates यहाँ पे कह रहा है कि obviously then it pays to be just, because that kind of pleasure of a true philosopher is more worth more than any other pleasure, so it pays to हुँ, be just. do you want to end up with book 10? हाँ, sure, I'll continue with book 10. Basically book 10 के अंदर सॉक्रेटिस बात करता है अगेन अबाउट द थ्री पार्ट्स ऑफ द सोल। नहीं, बल्कि उससे पहले ही मेंशंस कि अच्छा ये जो लैडर है ना, डी जनरेशन की जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स हैं, कि these states degenerate from a philosopher king
and all the way down to a tyranny. So it's not only कि आप इस ladder से नीचे आओगे, you can also go up through education. और आप क्योंकि नीचे जब आओगे थ्रू नेग्लेक्टिंग एजुकेशन, तो आप ऊपर भी जा सकते हो थ्रू इम्प्लीमेंटिंग एजुकेशन. अब हमें पता है कि ग्लाउकॉन जो था ना, उसने मिथ ऑफ गाइजीज के बारे में बात की थी कि एक बंदा होता है, उसको एक वेल के अंदर से एक रिंग मिलती है, उसको रिंग इनपुट टर्न मिल्क। करते हैं, इनविजिबल हो जाता है, ही स्लीप्स विद द किंग्स वाइफ एंड ही किल्स द किंग. वो आपको मिथ बताता है. ग्लाउकॉन की नज़र वो मिथ इसलिए आपको बताता है कि एवरेज कोई भी इंसान को वो अगर इनविजिबल रिंग मिल जाए ना, तो उसके पास इतनी ज़्यादा इनजस्टिस करने की पावर होगी कि हर इंसान करेगा, और जो इंसान नहीं करेगा वो वीक है. ही इज़ वीक, दैट इज़ वाई ही कैन नॉट डू इनजस्टिस. सो बेसिकली ग्लाउकॉन को ये पॉइंट ये होता है कि इनजस्टिस इज़ वर्थ मोर देन जस्टिस. लेकिन ग्लाउकॉन को जब सोक्रेटिस इसके इसी बुक के एंड पे सोक्रेटिस जब कन्विंस करता है उसको कि नो, यू रॉन्ग अबाउट इट, जस्टिस इज इंट्रिंसिकली वर्थ मोर देन इनजस्टिस, तो ग्लाउकॉन एडमिट कर लेता है. यू माइट हैव नोटिस दैट ग्लाउकॉन कहता है, अच्छा, आई अपोलोजाइज फॉर माई लैक ऑफ नॉलेज, एंड यू राइट कि जस्टिस इज इंट्रिंसिकली मोर वर्थ मोर देन इनजस्टिस. अब आपने यहाँ पे देखा है कि ग्लाउकॉन जो एक डेमोक्रेसी का रूलर था, और सोक्रेटिस जो फिलोसोफर किंग है. टाइमोक्रेसी का रूलर जो पहले गलत था, एजुकेशन के थ्रू जो सोक्रेटिस ने उसको एजुकेट किया, तो ही मूव्ड अप द लैडर, ही मूव्ड अप फ्रॉम द टाइमोक्रेसी टू being a philosopher king. It's kind of Socrates is Plato is trying to tell here, you can move up the ladder through of degenerate regimes by education. और अगर आपने neglect किया education को, तो आप you'll move down the ladder. और यहाँ पे neglecting education में एक चीज़ आती है, पोइट्री की बात आती है. सोक्रेटिस कहता है बिफोर कि पोइट्स. सॉरी, बिफोर यू स्टार्ट ऑन पोइट्री, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा. यू जस्ट गिव द एग्जांपल ऑफ द लैडर ऑफ अनजस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस, और जिस तरह वो अलाइन होती हैं इन सब के साथ. सबसे एंड पे वो था थ्रिसिमिकस था, है ना? हम्म. थ्रिसिमिकस के साथ काफ़ी ब्रीफ तौर पे सोक्रेटिस का जो आर्गुमेंट है वो रिपब्लिक के अंदर लिखा हुआ है. मगर हम्म. इसमें आपको एंड में ये मालूम हो कि जो थ्रेसिमिकस है वो एक तरह का उठ के चला जाता है, या फिर वो आर्ग्यूमेंट से पीछे हट जाता है, मगर उस हमें ये हम्म. नज़र नहीं आया कि वो लैडर से ऊपर मूव हुआ है. तो क्या ये हम उससे इससे एक बात सीख सकते हैं कि अगर आप जितना लैडर से नीचे होंगे, उतना ही आपके लिए मुश्किल होगा एजुकेशन को एक्सेप्ट करना, या फिर इसी में फिर वो सेम कॉन्सेप्ट आ जाता है, द एनालॉजी ऑफ केव, कि जब आप केव से बाहर निकलते हो, अब आप सन की तरफ देखते हो तो आपकी आंखें चुभती हैं, बिकॉज आपको सच इस तरह आपको सच भी कड़वा लगता है. जब हम्म. आपको सब कुछ सब सारी सच्चाई आपके सामने आना शुरू हो जाती है, और इतने अरसे से जब आप झूठ में रह रहे होते हो, तो जब आपको सच नज़र आता है तो आपको भी वो कड़वा लगता है. तो सेम जो थ्रेसिमिकस ने भी उस सारे आर्ग्यूमेंट से कुछ भी नहीं सीखा, ठीक है? और तो इससे ये हमें मालूम होता है कि अगर आप जितना लैडर से नीचे आपकी सोसाइटी है, आपका सिटी है, उतना ही हार्ड होगा. आप एजुकेशन से चाहे आप लैडर से ऊपर क्लाइंब कर सकते हो, मगर वो उतना ही हार्ड होगा आपको नीचे से ऊपर आना, क्योंकि आपकी नेचर के अंदर एक ज़िद होगी, एक वो होगी आपकी पूरी स्टेट की एक एक सोच बन जाएगी, जस्ट लाइक दैट ऑफ अ टायरेंट, कि वो अपनी बात पे ज़िद्दी रहेंगे, डिस्पाइट ऑफ गेटिंग द एजुकेशन. व्हाट डू यू थिंक, अब्दुल्ला? यार, ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है. आई जस्ट रिमेंबर्ड कि यूर वेरी राइट कि उसने एडमिट नहीं किया था, जिस तरह ग्लाउकोन ने तो एक्सप्लिसिटली एडमिट कर लिया कि आई वाज रॉन्ग अबाउट इट. तो आई एग्री, एंड पे एग्री कर गया ग्लाउकोन. लेकिन थेरिस की जहाँ तक बात है, पहले तो वो उठ के जा रहा था ना, उसको फिर रोका उन्होंने कि कहा कि भाई वापस आओ. फिर कहता मैं पेमेंट लूँगा. फिर ग्लाउकोन ने कहा चलो हम लोग इकट्ठा करके पेमेंट दे दें, क्योंकि सोक्रेटिस तो कभी कमाए नहीं उसने पैसे, ना ही वो कभी कमा सकता है, तो मैं ना कभी रेपे कर सकता है, तो वील पे फॉर हिम. तो वो बैठ जाता है जब उसको पेमेंट की लालच मिलती है. जब उसको सेकंड टाइम रिफ्यूट करता है सोक्रेटिस ना, काफ़ी दफ़ा करता है, लेकिन जब उसको लास्ट टाइम वो रिफ्यूट करता था, डिस्ट्रॉय करता था थेरिस्मैकस का आर्गुमेंट, तो थेरिस्मैकस ब्लश करता है, और वो एडमिट नहीं करता, वो बस ब्लश करता है, एंड वहाँ पे सीन खत्म हो जाता है. दैट्स वेयर इट एंड्स. इट काइंड ऑफ इट, मतलब थ्रू आउट देयर डायलॉग वी सी कि थेरिस्मैकस एक इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट आदमी है, जो कि एडमिट नहीं कर रहा, इवन दो ही इज प्रूवन रॉन्ग इन द डिबेट, इज क्लियरली प्रूवन रॉन्ग. तो यूर राइट कि इट इफ यूर अ टायरेंट, तो इवन एजुकेशन विल डू यू नो गुड, क्योंकि यूर टू फार अवे फ्रॉम द लेडर, राइट? You've degenerated so far कि you're not even aware of your own ignorance. So I believe कि you're right कि if you go that far, it's very hard to go back, even with the help of education.
तो इसके बाद इफ़ यू वर टू टॉक अबाउट पोइट्री, इट्स लाइक हमें पता है कि होमर जो है ना, होमर जैसे पोइट से बड़ा हाथ था इन इन एजुकेटिंग द ग्रीक यूथ और द जनरल ग्रीक सोसाइटी। और होमर की एक्लिस के बारे में स्टोरीज वगैरह वगैरह एंड ऑल ऑफ दोस वर वेरी इन्फ्लुएंशियल। उनका बड़ा हाथ था इन शेपिंग ग्रीक एंशिएंट ग्रीक सोसाइटी। लेकिन होमर की जहाँ तक बात है, होमर ने काफ़ी वाइसेस डाल दिए थे, मिक्स कर दिए थे विद वर्च्यूज इन इन द कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ हीरोज। जैसे एक्लिस की बात है, वो कत्ल गरत करता था एंड ऑल दी अननेसेसरी पेटाइट्स के पीछे भागता था एंड ऑल ऑफ दैट। तो सोक्रेटिस यहाँ पे कहता है कि आपने अगर तो इस तरह की चीज़ें मिक्स की ना, तो द यूथ विल बी मिसलेड, द पीपल विल बी मिसलेड। और उनकी जब तक उन्होंने उनकी विर्च्यू इंक्रीज जहाँ होनी थी पहले थ्रू एजुकेशन, अब वो डिक्रीज होगी। क्योंकि जब आपने इस तरह की चीज़ें अपनी अपनी नेशनल टेल्स, अपनी फेबल्स, अपनी कहानियों के अंदर डाइल्यूट कर दी कि एक एक हीरो है जो है वो अनजस्टली एक इंसान का कत्ल कर सकता है, इस तरह की वाइसेस आपने अगर लेके आ गए, तो फिर सोसाइटी डिजनरेट करेगी मजीद, एंड दैट विल बी रॉन्ग, दैट विल नॉट बी फॉर योर बेनिफिट। तो सोक्रेटिस कहता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब हमें यहाँ से पता चलता है कि दिस इज़ हाउ दी स्टेट्स डीजनरेट, क्योंकि पोइट्री इज़ नॉट जस्ट वन सब्जेक्ट। सॉक्रेटिस जिसके बारे में बात करता है, सॉक्रेटिस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन की बात करता है कि उसने सिर्फ पोइट्री की मिसाल नहीं देखी कि इसमें से ये सब्जेक्ट्स नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल एजुकेशन की भी बात करता है, और हमें पता चलता है कि अच्छा, इफ़ यू सेंसर एजुकेशन, और अगर आप उसमें जो इफ़ यू इंक्लूड द थिंग्स दैट नीड टू बी इंक्लूडेड, that is how you move up the ladder from tyranny all the way back, if there is a way back. But if you neglect education, so you move all the way from the rule of a philosopher king down to a tyranny. यहाँ पे हमारा ये वाला किस्सा ख़त्म होता है। अब इसके बाद बिल्कुल। सॉरी आई जस्ट नो वरीज, सॉरी नो आई एम वरीज। इंटरप्टिंग यू अगेन। एक तो पहली बात ये कि अगर हम देखें उसके उस वक़्त से देखें जिस वक़्त पे सोक्रेटिस का डायलॉग रिकॉर्ड हुआ है, उस वक़्त से ऑलरेडी जो थी सोसाइटी वो नेचुरली डीजेनरेट हो रही थी। मगर अगर आपकी एजुकेशन ही बैड है, इट वुड एक्सेलरेट द प्रोसेस। व्हाट डू यू थिंक? दैट इज़ व्हाट आई गॉट फ्रॉम दिस कि अगर आप एक तो नेचुरली तौर पे आपकी सोसाइटी डीजेनरेट हो रही है, आपका जो प्रोसेस है इट इज़ नॉट इलेक्टिंग गुड पीपल। सही जो लोग हैं वो नहीं सामने आ रहे, पीपल हु आर अनएबल टू रूल आर रूलिंग द स्टेट, ठीक है। मगर इस सब के साथ आपकी एजुकेशन भी ख़राब है, सो इट एजुकेशन ख़राब होने की वजह से वो जो सारा प्रोसेस है डीजेनरेसी का, वो एक्सेलरेट हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक? इज इट क्वाइट ट्रू और नो? यार हाँ, क्योंकि अगर आप उसको कंपेयर करो विद एंशिएंट सोसाइटी एज वेल, इट्स लाइक पीपल हैड नो नॉलेज कि व्हाट अ ट्रू फिलोसोफर इज। तो जब सॉक्रेटिस आया, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि यूर यूजलेस, यूर जस्ट लाइक द अदर सोफिस्ट्स। उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो इट शोज द करप्शन ऑफ द सिस्टम, द करप्शन ऑफ द पीपल एंड द सोसाइटी एट लार्ज। तो इट्स यूर राइट कि आपकी डीजनरेसी का रेट जो है, इट काइंड ऑफ एक्सेलरेट्स अगर आपकी एजुकेशन निगलेक्ट होगी, एंड इट ऑब्वियसली विल एक्सेलरेट जब आपकी एजुकेशन निगलेक्ट होगी। सो आई एग्री विद दैट पॉइंट। यस, सो सॉरी यू जस्ट फिनिश दिस, उसके बाद हम इसको कंपेयर करेंगे अपने आज के हालात से। हम्म। अच्छा, यहाँ पे सोक्रेटिस जो है ना, वो बात करेगा अबाउट द इमोर्टैलिटी ऑफ द सोल। अब यहाँ पे फिर से एक बात इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ अनैमनेसिस जो है ना, इट्स लाइक ट्रांसलेटेड टू, इट्स लाइक, हाँ, इट्स उसका उसको ट्रांसलेट करते हैं द थ्योरी ऑफ रिकलेक्शन, थ्योरी ऑफ एनालिसिस, थ्योरी ऑफ रिकलेक्शन। इट्स लाइक इन वेरी शॉर्ट वर्ड्स कि योर सोल इज इमॉर्टल, और वो री में से गुजरती है, और एवरी टाइम योर सोल इज री इनकारनेटेड, एवरी टाइम यू री इनकारनेटेड, तो ट्रॉमा ऑफ बर्थ की वजह से आपका नॉलेज लॉस्ट हो जाता है। तो ये थ्योरी जो है ना, इज इट गोज हैंड इन हैंड विद द थ्योरी ऑफ फेनेटिज्म, एंड इट इज अपोज टू द थ्योरी ऑफ द पोलर रासा बाय जॉन लॉक, एंड इट्स एन इंटायर अलग अलग स्टोरी है वो। बट यहाँ पे जो बात नोट करने वाली है, सोक्रेटिस एज्यूम्ड कि द सोल इज इमॉर्टल, राइट, इस थ्योरी के अंदर। अब उस थ्योरी ऑफ एनामनेसिस की जो किसी और डायलॉग के अंदर उसने पेश की है, उसकी जस्टिफिकेशन यहाँ पे वो देगा कि वाई द सोल नीड्स टू बी इमॉर्टल। अब वो कहता है टू डिस्ट्रॉय एक्स, एक्स कैन ओनली बी डिस्ट्रॉयड बाय समथिंग विच इज़ बैड फॉर एक्स, राइट। एक चीज़ जो बुरी है एक्स के लिए, वही एक्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। सोल के लिए क्या चीज़ें बुरी हैं? सोल के लिए है इनजस्टिस बुरा, सोल के लिए अलग बाकी वाइसेस, बाकी बाकी क्राइम्स वगैरह, बाकी बुरी चीज़ें बुरी हैं सोल के लिए, जिस तरह इनजस्टिस है। तो हमें ये पता है कि इनजस्टिस
से सोल डिस्ट्रॉय नहीं होती, क्योंकि टैरेंट्स भी तो जिंदा रहते हैं ना काफ़ी काफ़ी लंबा अरसा। तो इनजस्टिस क्लियरली डिस्ट्रॉय नहीं करती सोल को, इवन दो इनजस्टिस इज रियली बैड फॉर द सोल। सो यहाँ से सोक्रेटिस डिराइव करता है कि क्योंकि इनजस्टिस एंड अदर वाइसेस डू नॉट डिस्ट्रॉय द सोल इवन दो दे आर वेरी बैड फॉर द सोल, एंड एज एक्स कैन ओनली बी डिस्ट्रॉयड बाय व्हाट इज बैड फॉर एक्स, इट कैन हेयर फॉर बी इन्फर्ड कि द सोल इज इमोर्टल। ये उसका प्रूफ है फॉर द इमोर्टैलिटी ऑफ द सोल। अब सोक्रेटिस ने यहाँ पे ना अपना जब प्रूफ दे दिया ना अबाउट द इमोर्टैलिटी ऑफ द सोल, तो सोक्रेटिस सॉरी प्लेटो क्या करता है, प्लेटो हर डायलॉग यूजुअली एंड करता है विद अ मिथ। वो एक काइंड ऑफ एक ट्रीट एट द एंड ऑफ द एट द एंड ऑफ एवरी डायलॉग कि भाई इसके बारे में सोचो, इस मिथ के बारे में सोचो। अब इसने इस मिथ से पहले बिल्कुल इमोर्टैलिटी ऑफ द सोल की बात की होती है, और ये मिथ ऑफ एर जो ये बताएगा ना यहाँ पे, मिथ ऑफ एर बेसिकली ये है, एक सोल्जर होता है बैटल में, वो मर जाता है। अब उस सोल्जर को ना असल में वो मरता नहीं है, ही इज टेकन टू हेवन, और वो ऊपर से देख रहा होता है सबके अमाल नाम है, बेसिकली वो देख रहा होता है कि ये लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अब वो देखता है कि लोग रीइंकारनेट हो रहे हैं, वो एक सिस्टम देखता है जो कि रिवॉर्ड करता है अच्छे कामों को, स्पेशली विजडम को रिवॉर्ड करता है। दिस दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड। वो विजडम को रिवॉर्ड करता है, अदर वर्च्यूज़ को रिवॉर्ड करता है, और वाइसेस को वो कर पनिश करता है। मतलब जन्नत दोज़ख वाला कॉन्सेप्ट आप कह लो पुराने ज़माने की सोक्रेटिक टर्म्स के अंदर। और वो देखता है कि जो लोग हैं ना रीइंकारनेशन के वक्त दे आर सेलेक्टिंग देयर नेक्स्ट लाइफ, उनको एक चॉइस दी जाती है कि आप अपनी नेक्स्ट लाइफ सेलेक्ट करो। और जो होमरिक हीरोज़ होते हैं जैसे कि Achilles, वो बड़े फुल मैस्कुलिन एंड ऑल दैट कि वी नीड टू बी predatory species, we do not we cannot afford to be preyed upon, so we'll prey upon others, we'll be lions, we'll be tigers, we'll be eagles। वो इस तरह की शेप्स क्यों कह रहा हूँ मैं, इस तरह के एनिमल्स वगैरह, इस तरह की स्पीशीज, इस तरह की फॉर्म्स ऑफ लाइफ को सिलेक्ट करते हैं, लाइक टाइगर्स, लायंस, ईगल्स, ऑल ऑफ दैट। लेकिन ऑर्फियस जो होता है ना, ऑर्फियस इज काइंड ऑफ वाइज। ऑर्फियस कहता है कि अच्छा, अब यहाँ पे कैच ये है कि यू कैन सिलेक्ट योर नेक्स्ट लाइफ, लेकिन अब जो होगा ना आपके साथ, वो आपको नहीं पता कि नेक्स्ट लाइफ में क्या होगा। लेकिन जो फिलोसॉफिकल आदमी होगा, जो बंदा वाइज होगा, उसको पता है कि मेरे साथ क्या होगा अगली लाइफ के अंदर। ऑर्फियस जो है वो देखता है कि अच्छा, आई विल चूज अ लाइफ ऑफ यू नो डिस्टेंट सिटीजन, जो मतलब सिटी लाइफ से थोड़ा दूर है, थोड़ी थोड़ी प्राइवेट लाइफ गुजार रहा है, सुकून वाली क्वाइट लाइफ गुजार रहा है, एंड हेंस ही चूजेस द लाइफ ऑफ अ स्वान। अब यहाँ पे ना वो कहता है कि जो इंसान सही से चूज करेगा अपनी नेक्स्ट लाइफ की फॉर्म, या फिर टू आइदर बी reincarnate एज अ ह्यूमन और एज एन एनिमल, दैट मैन विल सक्सीड। और बाकी जो लोग हैं ना, वो उसी मिजरी और हैप्पीनेस के साइकिल में फंसे रहेंगे, और उनको उनको समझ ही नहीं आएगी ये सारी गेम क्या है। दे कीप reincarnating, they'll keep going through that cycle of misery and happiness until they figure out to make the wisest choice कि कौन सी एनिमल या फिर कौन सी ह्यूमन फॉर्म हम चूज करें, which will give us that peace that we're longing for। तो ये यहाँ पे ये myth of अर्थ पे छोड़ता है, जिसका मुझे असल में मुझे भी आज तक कभी मतलब समझ नहीं आया। तो that's what I'm you know Michael Segre is this professor, I used to be that professor, he died like a few years ago। उसने काफ़ी अच्छा लेक्चर बताया रिपब्लिक के बारे में, मेक श्योर टू वॉच दैट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसके ये मिथ ऑफ एर्थ से प्लेटो एंड करता है, उससे पहले ही बिल्कुल वो जस्टिफिकेशन देता है फॉर द इमोर्टैलिटी ऑफ द सोल। और यहाँ मिथ ऑफ एर्थ के अंदर भी इमोर्टैलिटी ऑफ द सोल का बड़ा कॉन्सेप्ट है कि योर सोल इज इमोर्टल, रीइंकारनेशन होती है, एंड द एंटायर साइकिल। यू नीड टू हैव फिलोसॉफिकल विजडम इन ऑर्डर टू नो कि आपकी नेक्स्ट लाइफ में क्या होगा। और यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि वो विजडम को एज अ वर्च्यू ले रहा है, कि विजडम बीइंग अ वर्च्यू विल बी रिवॉर्डेड इन द आफ्टर लाइफ। यहाँ पे द रिपब्लिक एंड्स। Well, this was a hell of a journey, Abdullah. What do you say? It चार was for एपिसोड me बना लिया हमने, इट्स लाइक 6 hours ऑफ फुटेज, राइट? 6 hours of footage. If anyone wants to see, it's a really good content. Uh, काफ़ी knowledgeable content है. So yes, मैंने अभी लास्ट बुक नहीं पढ़ी, मैं लास्ट बुक थोड़ी सी खुद डिटेल में पढ़ूंगा, देन आई विल try to understand what he is trying to tell over here with that myth of reincarnation. Or yes, Yeah, it's so like there every were time you read Plato's dialogues, I've read the Symposium like I guess 3 times, the Republic 3 times as well। लेकिन अभी भी मैं इसको completely डिमिस्टिफाई नहीं कर सका, डिसाइफर नहीं कर सका।
इट्स लाइक इट्स अमेजिंग कि जो अमाउंट ऑफ सिंबॉलिज्म प्लेटो यूज़ करता है, और वो कभी सादे अल्फाज में बात करता तो है नहीं ना। अगर वो बुक चैप्टर 1 में ये बात कर रहा है, वो चैप्टर 7 की बात से कनेक्ट होएगी, चैप्टर 6 की बात चैप्टर 2 में कहीं उसका हिट दिया हुआ है। तो इट्स लाइक वेरी माइंड फकिंग एंड वेरी वेरी यू नो एडमायरेबल, आई बिलीव। Hmm. अब्दुल्ला, व्हाट डू यू थिंक, आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान किस तरह की अनजस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अभी अंदर पड़ी हुई है, और इफ इट्स इन डेमोक्रेसी में तो नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात है, ओलिगार्की में, डू यू थिंक इट इज़ इन डेमोक्रेसी, और डू यू थिंक इट्स इन टायरनी? यार पाकिस्तान के तो ऐसा स्टेट है ना कि आप उसको उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी नहीं लगा सकते, कोई पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी नहीं लगा सकते। आज ये है, कल को ये हो गया, कल को भाई उन्होंने वो कर दिया, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया। मतलब इतनी वॉलेटाइल सिस्टम है पाकिस्तान का, आप इस पे आई बिलीव यू कांट लेबल दैट। इट्स जस्ट अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग एल्स, एवरीथिंग एवरीथिंग अंडर द सन। Yes, yes, that is what I was thinking. It is a mixture of oligarchy as well. It is a mixture of aristocracy as well. It is a mixture of democracy and tyranny as well. तो मगर मेरे ख्याल में अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक कर दिया जाएगा, मैसेज को या यूथ को सही तरीके से एजुकेशन दी जाएगी, जिस तरह की अभी आपने लास्ट बुक में डिस्कस किया कि एजुकेशन ही हमारी सोसाइटी को वापस लेडर के ऊपर भेज सकती है, इससे ऊपर ऊपर पहुंचा सकती है। तो मेरे ख्याल में हमारा हमारा सारा जो मेन प्रॉब्लम है, इट लाइज विद द एजुकेशनल सिस्टम एंड विद द कंटेंट एंड लिटरेचर वी आर गिविंग टू अवर यूथ। जैसे कि मुझे अभी भी याद है कि हमारे नाइन्थ का जो लिटरेचर, उसमें गालिब की नज़में पढ़ाई जाती हैं, जिसमें वो औरतों के आँखों के बारे में, होंठों के बारे में लिख रहा होता है, जबकि जिससे कोई फ़ायदा या किसी को कुछ पहुँचेगा भी नहीं, व्हिच इज़ कंप्लीटली यूज़लेस। और ही वाज़ आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट हिम, बट द शायरी तो बिल्कुल कंप्लीटली यूज़लेस है। मेरे ख़्याल में अगर उसी के बरअक्स अगर हम अपने बच्चों को प्रॉपर ऐसी स्टोरीज़ समझाएँ, अपनी अपनी इस्लामिक स्टोरीज़ व्हिच रिप्रेज़ेंट करेज, मॉरल्स, विज़डम, और इसके अलावा ऐसी शेरो शायरी जैसे कि जिसमें आप कह लो कि जो विजनरी शेरो शायरी हो, और एक मतलब कि एक ऐसा, मैं हमें ट्वेल्थ ग्रेड तक एक ऐसा सिलेबस हो जिसमें एक आपको एक बेसिक नॉलेज मिले हर सब्जेक्ट के बारे में, उसके बाद आपने जो भी चूज़ करना है, इट वुड solely यू कैन से फोकस ऑन दैट पर्पस। जैसे कि अगर किसी ने पायलट बनना है तो सिर्फ वो जहाज़ उड़ाने के बारे में सीखे, यूँ ना हो साथ में वो उर्दू लिटरेचर ही पढ़ रहा हो, साथ में इंग्लिश लिटरेचर ही पढ़ रहा हो। अगर किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़नी है तो यूनी के साथ में वो साथ में 3-4 सब्जेक्ट फालतू के पढ़ रहा हो। जिस तरह कि आजकल हमारी फ्लॉड एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, इट्स नॉट फोकसिंग ऑन वन थिंग, इट्स जस्ट फोकसिंग, uh, diverting the focus from one major thing to small to little things. Abdullah, what do you think? What can solve the problems of our society right now? यार जहाँ तक एजुकेशन की बात है, अब तो मैं तो सख्त खिलाफ हूँ सिंगल नेशनल करिकुलम के। अब इसके अंदर हम जाएंगे, हमने बेसिकली रिकॉर्ड की थी पॉडकास्ट एसएनसी के ऊपर, और वो 2 घंटे की फुटेज जो थी हमने वो अपलोड नहीं की ऑब्वियसली फॉर सम रीजंस। लेकिन अब मैं यहाँ पे उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। आई एम वेरी अपोज टू दैट, और आई बिलीव के इंडोक्ट्रिनेशन जिस लेवल पे उसकी की गई है, तो हमें तो वो 10-20 साल के बाद ही नज़र आएगी, जब नेशनलिस्टिक इंटरेस्ट वाले लोग खड़े होंगे जिनके अंदर ये एलिमेंट्स ऑफ नेशनलिज्म वगैरह डाले गए हैं, और उनके दिमाग में बस ये एजेंडा। यार आई जस्ट रिमेंबर दिस बुक बाय जॉर्ज ऑरवेल, Just like 1984 के नाम से। sorry, just like Men of Honor. Hmm. So it's Hmm. it's it's like I just can't believe how can't people figure out what's wrong with SNC. It's like there are so many things that are wrong with SNC, और आपका एजुकेशन सिस्टम जब आपने Ah, do you want me to get into एसेंसी? बल्कि मिस कराओ, आई जस्ट से कि द एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी फ्लॉड राइट नाउ। अगर हम इसके बारे में करना चाहते भी ऑन एसेंसी, इट डिजर्व्स अ होल अनदर एपिसोड ऑफ एटलीस्ट 2 आवर्स। इट आई वॉन्ट डू इट जस्टिस बाय मेंशनिंग इट इन डिटेल हियर। सो इट्स जस्ट, अगर आपने यू राइट कि आपको अगर एक इंसान पढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसको बाकी क्या फजूल सब्जेक्ट पढ़ाने, उसको आपने 12वीं तक पढ़ा दिए ना, ख़त्म होगी बात। अब बाकी बिल्कुल वही मैं कह उसके रहा हूँ। हाँ, आपने उसको कोर सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए तब तक, तो इट्स आई बिलीव दैट्स मोर देन इनफ। एंड अदर देन दैट उसके बाद स्टूडेंट के पास चॉइस होनी चाहिए व्हाट मेजर ही वांट्स टू सेलेक्ट, एंड उस मेजर के लिहाज से सब्जेक्ट चूज हो। नॉट कि आप बिल्कुल ही डिफरेंट डोमेन का कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसको। तो
अबाउट पोइट्री एज वेल आई बिलीव कि या टोटली मुझे मैंने ए लेवल में उर्दू सेलेक्ट की थी इसलिए क्योंकि उसमें ए बड़ी आसानी से आता है, मेरा ए आया था उसमें। और उर्दू में हमें उर्दू ए लेवल में उर्दू में भी और ओ लेवल की उर्दू में भी बेसिकली गालिब की पोइट्री है, और इसमें इश्क के मजारी से आगे तो कोई आगे है नहीं, महबूब के कदमों से आगे चलता नहीं है वो। तो इट्स लाइक चलो ठीक है, फॉर प्लेजर रीडिंग दैट इज़ ओके, दैट्स गुड, समझ आ जाती है। बट अगर आप उसे करिकुलम का इतना सिग्निफिकेंट पार्ट पार्ट भी नहीं, इतना सिग्निफिकेंट पार्ट दोगे ना, उसको इतनी अहमियत दोगे करिकुलम के अंदर, तो ऑब्वियसली इट्स गोना इन्फ्लुएंस द माइंड्स ऑफ द रीडर्स टू सम एक्सटेंट। सबकॉन्शियस लेवल पे भी आप उसको अफेक्ट कर रहे हो। अगर आप इसमें चलो इकबाल डाल दो या कोई और इस तरह इन्फ्लुएंशियल शायर डाल दो जिसकी विजनरी थिंकिंग हो, जस्ट लाइक यू सेड, इकबाल की पोइट्री आई बिलीव इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अगर आप उसको तशरीह सही से करो, या फिर उसकी सेकेंडरी टेक्स्ट ले आओ, पर प्राइमरी टेक्स्ट ना भी हो, सेकेंडरी टेक्स्ट हो जाए, किसी और इंसान की इंटरप्रिटेशन हो जाए उस पर्टिकुलर पोइम की, इकबाल की, तो दैट विल बी रियली गुड। दिमाग खोलेगा। लाइक ए लेवल में आई बिलीव कि आपका इतना दिमाग होता है कि आप इकबाल समझ सको, आई बिलीव। और बेसिकली यार वही ना मसला ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर इकबाल की शायरी होगी भी तो वो कहेंगे बच्चों को वो जो शेर है पूरा रट के आपने वही वैसे ही लिखना है। ठीक है। हम्म। वो उसकी तशरीह में नहीं जाते, वो चाहते हैं कि आपने जो पूरा शेर जो फारसी का वो है वो रटना है और आपने वही एग्जैक्ट उठा के लिखना है पेपर के अंदर, विच इज़ रियली यूजलेस। बच्चों को समझ नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है। रादर क्या क्या होना चाहिए, एक बुक होनी चाहिए जिसमें इकबाल की शेर व शायरी हो, जिसमें उसकी तशरीह लिखी हो और जिसमें डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट हों जो इकबाल ने डिफरेंट हिस्टोरिक आप कह लो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस दी में वो सारे लिखे हों। और फिर जब आप उनका एग्ज़ाम लो तो आप इस तरह एग्ज़ाम लो कि वो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस क्या थे, वो सारे डिफरेंट किस्म के जो फिलोसॉफिकल पॉइंट्स उसने क्या रेज़ किए थे, वो सब होना चाहिए एग्ज़ाम के अंदर ताकि बच्चे उसको सही तरीके से पढ़ें समझें। और दूसरी बात ये कि आप मेरे ख़्याल में वी शुड हम हमें एक अलग से ब्रांच निकालनी पड़ेगी ऑफ कुछ लोग होते हैं हु आर स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड इन स्टडिंग अबाउट रिलीजन। ठीक है। उनके लिए भी हमारे एकेडमिक लिटरेचर के अंदर एक जगह होनी चाहिए। इससे अच्छा कि वो लोग मदरसों में जाएँ और फिर वहाँ जाके उनका ब्रेन वॉश हो। हमारा एक एक आप कह लो एक प्रॉपर अ, एक यूनिफाइड इस्लामिक लिटरेचर हो जिसको वो पढ़ के फिर बाद में वो स्कॉलर बन सकें या कुछ भी आप उनको नाम दे दें, एक डॉक्टर यूनिफाइड बन ब्रो होना बड़ा मुश्किल है ना। एक एसएनसी सकें। में उन्होंने यूनिफाई करने की कोशिश की है, लेकिन जो माइनॉरिटी सेक्शन उनको नाराज किया। ऑब्वियसली आपको पता है कि किस तरह की नहीं, मैं उनको यू कह नो। रहा हूँ कि हू वांट्स लाइक मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि हू लिटरली वांट्स टू स्टडी इस्लाम सीरियसली। अब काफ़िर क्यों स्टडी करेगा? वो तो स्टडी नहीं करेगा, वो कुछ और ही लेगा, ज़ाहिर-सी बात है। मैं उनके लिए लेकिन कह रहा हूँ शिया इस्लाम डिफरेंट है, सुन्नी इस्लाम डिफरेंट है, डोंट यू थिंक? हाँ, मैं फिर उसके लिए इनको भी कुछ डिफरेंट करना चाहिए फिर। हम्म। दे शुड बेसिक 2 सेट्स तो बनाओ ना यार। अब वो 70 सेट के लिए तो 70 सब्जेक्ट्स तो नहीं बना सकते, मगर बेसिक 2 तो बना लो, एक शिया और एक सुन्नी के लिए, ठीक है? और मेरे ख्याल में उसके बीच में फ़िलॉसफ़ी भी ऐड करनी चाहिए। कम थियोलॉजी ऐड कर लो, थियोलॉजी थ्योरी एज इन फ़िलॉसफ़ी द ना करो। स्टडी ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। डिफरेंट कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ा दो भाई। एलजीएस पे को इन्होंने इतना ज़्यादा बैकलिस्ट दिया था फॉर कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ा रहे थे, लाइक कंपेयरिंग इस्लाम टू अदर रिलीजन्स एंड व्हाट्स डिफरेंट इन देम। इट्स नॉट कि आपको ये बोलेंगे कि अच्छा क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी को मान लो। इट्स लाइक आपको ट्रिनिटी पढ़ा रहे हैं और बाकी रिलीजन पढ़ा रहे हैं टू टेल यू कि हाउ इस्लाम इज द आंसर, हाउ इस्लाम इज डिफरेंट देन ऑल ऑफ देम, राइट? तो इट्स नॉट कि देर मिसलीडिंग यू बाय मेकिंग यू स्टडी कंपैरेटिव रिलीजन या थियोलॉजी। इसके अलावा फिलोसफी भी ऑब्वियसली यू शुड स्टडी मेटाफिजिकल फिलोसफी, आई बिलीव और इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। और मैं कह रहा था इसमें अगर फिर वो जो मैं कह रहा था जो एक यूनिफाइड लिटरेचर है उसमें फिर जो एक इंडिविजुअल है वो उसको सही तरीके से पढ़ लेता है, फिर वो जाके उसमें डॉक्टरेट हासिल कर लेता है। मेरे ख्याल में ऐसे इंडिविजुअल्स को स्टेट से एक वजीफ़ा मिलना चाहिए, यू कैन से पेंशन मिलनी चाहिए रेगुलरली, ताकि वो इस्लाम प्रीच प्रीच कर सकें विदाउट विदाउट यू कैन से उनको लालच ना हो अपने एपिटाइट अपनी जो सोल का उनका पार्ट एपिटाइट एपिटाइट का उसके हाथों में, मतलब कि वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। उनको ऑलरेडी पैसे अच्छे पैसे मिल रहे हैं उस शेर की तरफ से, और फिर वो चाहे अपने बाकी जो उन्होंने जो स्टडी की इस्लाम के ऊपर या फिर थियोलॉजी के ऊपर वो जाके फिर उसको लोगों के अंदर फैलाएं, वो फिर आप चाहे मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ाएं, कुछ भी करें। तो जैसे ही हम उनका खाना-पीना स्टेट के साथ बॉन्ड कर देंगे, हम उनका जो उनकी जो सोल का जो हिस्सा है व्हिच इज़ एपेटाइट, हम उसको एक तरह का सप्रेस कर देंगे या फिर इसको कंट्रोल कर लेंगे। अब मसला ये है कि अगर जो एक एक बंदा है, ठीक है, जैसे कि मैंने काफ़ी ज़्यादा ये बात सुनी, काफ़ी लोग जो हैं अ, अब एक बात आई डोंट नो इफ आई शुड से, मगर मेरे ख्याल में इसको कहना ही चाहिए। वी वुड डिस्कस दिस आफ्टर द पॉडकास्ट। आई वुड जस्ट लीव इट ओवर देयर।
I would discuss this part after the podcast, not in the podcast. So Abdullah, do you want to wrap this episode over here, or do you want to add something else? um, हाँ, I would just like to wrap this here, but it's के यार रिपब्लिक जो है ना एक बड़ी बहुत बहुत स्पेशल किताब है. इट्स लाइक इट ओपन्स योर माइंड ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल. आप इसको एक बार पढ़ोगे आपको मतलब थोड़ी सरफेस लेवल पे समझ आएगी कि अच्छा किस बारे में है. बट वट एवर यू डू नॉट अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम यू रीड इट ना, उसको मार्क कर लो. एंड व्हेन यू गो थ्रू द एंटायर बुक ना, उसके पास वापस आओ एंड इट विल 100% मेक सेंस टू यू. क्योंकि जब आपने फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 2 में कुछ समझ नहीं आया, आप उसको मार्क कर लो. चैप्टर 10 तक जब तक पहुंचोगे ना, वो सब कुछ यू नो कनेक्ट हो चुका होगा एंड यू विल अंडरस्टैंड कि क्या था. सो द सेकंड टाइम यू रीड इट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. थर्ड टाइम आप पढ़ोगे उसको किसी को एक्सप्लेन करने के लिए, लाइक पॉडकास्ट के लिए मैंने थर्ड टाइम पढ़ी थी. इट मेड अ लॉट मोर सेंस टू मी. इट्स जस्ट कि आपकी new things will appear to you every time you read the Republic. And it's not just that we're doing this Republic wala part alone. We're gonna make videos on other philosophical videos, not just on Plato, but inshallah on Aristotle, Descartes, Nietzsche someday, and other philosophers as well, Spinoza, Leibniz, and all of that. So it's gonna be a very interesting journey. दिस इज़ लाइक हम लोग पढ़ते हैं फ़िलासफ़ी, हम लोग कोई मास्टर्स ऑफ फ़िलासफ़ी नहीं है जो हम क्रिटिक दे सकें. क्रिटिक हमने नहीं दी, हमने ये नहीं कहा यार प्लेटो यहाँ पे गलत था, क्योंकि हम उस लेवल पे है नहीं ना कि हम उसका काम एक क्रिटिक करने वाले लेवल से समझ सकें. हम लोग स्टूडेंट्स हैं बेसिकली फ़िलासफ़ी के. वी रीडिंग फ़िलासफ़ी की किताबें, एंड यू शुड रीड द प्राइमरी टेक्स्ट एज वेल एंड enjoy the journey with us. वेल थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला. नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी. टिल देन टेक Sure. केयर. अल्लाह हाफिज़.